नमस्कार दोस्तों, मैं स्मित मिश्रा स्वागत करता हूँ फिर से आप सभी का एमजेटी एजुकेशन में। साथियों, आवाज़ आज थोड़ा स्लो ही रहेगी। नीचे बगल में पड़ोस में एक दादी हैं थी, उनका निधन हो गया है। अभी भी मैं वहीं से आ रहा हूँ, तो आज थोड़ा स्लो आवाज़ में रहेगी। भगवान उनकी आत्मा को शांति दे। 25 जून है आज। 25 जून के करंट अफेयर को हम लोग पढ़ेंगे और कोशिश रहेगी कि आपको आवाज़ आई थिंक सुनाई देगी काम भर का। चलिए, कल का रिवीजन करेंगे। सबसे पहले हम लोग कल हम लोगों ने पढ़ा था संयुक्त राष्ट्र लोक सेवा दिवस कब मनाया गया। तो ये 23 जून को मनाया जाता है और 20 दिसंबर 2002 से इसकी शुरुआत हुई थी। ऑपरेशन मिडनाइट हैमर ये यूएसए ने चलाया था ईरान के ऊपर। और मैंने कल आपको ईरान का ट्रू प्रॉमिस 3 भी बताया, इसराइल का ऑपरेशन राइजिंग लायन भी बताया और अमेरिका का ऑपरेशन मिडनाइट हैमर भी बताया। भारत का ऑपरेशन सिंधु भी बताया था। 2 जून 2025 में पेंशन फंड नियामक और विकास प्राधिकरण के अध्यक्ष का पदभार शिव सुब्रमण्यम रमन ने हासिल किया है। यूपी के सीएम आदित्यनाथ योगी ने 7,283 करोड़ रुपए का गोरखपुर लिंक एक्सप्रेसवे का उद्घाटन किया आजमगढ़ में। भारतीय नौसेना ने आईएनएस तमाल को शामिल करने की बात की है। ये कमीशन किया जाएगा 1 जुलाई 2025 को। केंद्रीय वित्त मंत्रालय के वित्त सेवा विभाग द्वारा अभी इंडिया पोस्ट पेमेंट बैंक को सर्वश्रेष्ठ डिजिटल भुगतान पुरस्कार से सम्मानित किया है। इसके अलावा बिहार के सीएम नीतीश कुमार ने सामाजिक सुरक्षा पेंशन राशि 400 रुपये से बढ़ाकर 1100 रुपये कर दी है। विंग्स टू आवर होप्स वॉल्यूम 2 ये पुस्तक द्रौपदी मुर्मू जी के भाषणों पर आधारित है। राष्ट्रपति के क्वीन क्लब चैंपियनशिप का खिताब इसको जीत लिया कार्लोस अल्कराज ने। और लोकसभा अध्यक्ष ओम बिरला ने प्राक्कलन समिति में राष्ट्रीय सम्मेलन का उद्घाटन किया मुंबई में। कल संख्या में थोड़ा सा बाय मिस्टेक दूसरा निकल गया था। प्राक्कलन समिति में सभी लोकसभा से होते हैं 30 सदस्य। फिर से मैं क्लियर कर दे रहा हूँ, आप लोग याद कर लीजिए। प्राक्कलन समिति में 30 सदस्य होते हैं, सभी के सभी लोकसभा से होते हैं। इसके बाद लोक लेखा समिति होती है, उसमें टोटल सदस्य होते हैं 22। ठीक है, टोटल की जगह मैंने लोकसभा में 22 बोल दिया था गलती से। टोटल 22 होते हैं, जिसमें से 15 लोकसभा से और 7 राज्यसभा से होते हैं। ऐसे ही सार्वजनिक उपक्रमों का जो होता है, यानी कि पब्लिक सेक्टर की जो कंपनियां होती हैं, उनके लिए जो समितियां होती हैं, उनमें भी 15 लोकसभा से 7 राज्यसभा से टोटल 22 सदस्य होते हैं। ठीक है, तो ये 3 समितियां हैं, तीनों वित्तीय समितियां कही जाती हैं संसद की। एक और जरूरी बात, कल पुस्तकें और लेखक का पहला क्लास हुआ रात में 9 बजे। मैंने आपको बताया था लाइव आऊँगा 9 PM पर, आप लोग भी जुड़िए। टॉपिक वाइज सीरीज शुरू की गई है। ठीक है, तो पहला टॉपिक पुस्तक और लेखक कल की क्लास में हुआ है। कल जा करके कल वाली क्लास देख लेना। ठीक है, और टॉपिक वाइज करंट अफेयर भी चालू रहेगी। कई सारे टॉपिक्स की लिस्ट हमने बनाई हुई है। आज साइंस एंड टेक्नोलॉजी पर हम लोग बात करेंगे, इंडेक्स एंड रैंकिंग, इसके बाद फेयर एंड फेस्टिवल, बहुत सारे टॉपिक्स हैं। तो शाम को 9 बजे रात को लाइव आइएगा। इसकी PDF आपको टेलीग्राम पर मिलेगी। PDF आपको इस वीडियो की भी टेलीग्राम पर ही मिलेगी। MJT एजुकेशन टेलीग्राम ग्रुप ज्वाइन कीजिए। पहला क्वेश्चन, अंतर्राष्ट्रीय नाविक दिवस कब मनाया गया। तो इंटरनेशनल सेफरर डे ये सेलिब्रेट किया जाता है प्रत्येक वर्ष 25 जून को। 25 जून को अंतर्राष्ट्रीय नाविक दिवस, नाविकों के जो योगदान होते हैं, जो इनके संघर्ष होते हैं, इनको दुनिया के सामने रखने के लिए ये मनाया जाता है। थीम है आवर ओशियन, आवर रिस्पॉन्सिबिलिटी, आवर अपॉर्चुनिटी। ठीक है, ये इस बार की थीम है अंतर्राष्ट्रीय नाविक दिवस की 25 जून को। 25 जून बहुत ही महत्वपूर्ण दिवस है। 25 जून को ही 1975 में भारत में इमरजेंसी लगी थी, ये भी याद रखना। अंतर्राष्ट्रीय समुद्री संगठन के द्वारा 2010 से ये दिवस मनाया जाता है 25 जून को। ओके, अंतर्राष्ट्रीय समुद्री संगठन की बात करें तो इसकी स्थापना 1958 में हुई थी। लंदन में इसका हेडक्वार्टर है। आर्सेनी डोमिगुएज जो हैं इसके अध्यक्ष हैं। अब ये महत्वपूर्ण दिवस हैं, कल हम लोगों ने रिवीजन किया था, तो आज हम लोग आगे बढ़ेंगे। जो लोग नए हैं वो स्क्रीनशॉट ले सकते हैं। अगला क्वेश्चन, हाल ही में जारी रिपोर्ट के अनुसार वैश्विक भंडारण संपत्तियों में दूसरा सबसे बड़ा स्थान किसका आ गया है। तो वैश्विक भंडारण संपत्तियां, जिसके पास ज़्यादा संपत्ति हो जाती है तो फिर वो स्टोर करता है। अब वो स्टोर 2 तरीके से करेगा। मान लो आप जिस देश में हो तो उस देश की करेंसी स्टोर करोगे, लेकिन करेंसी स्टोर करने की भी एक लिमिट होती है। प्लस करेंसी में उतार चढ़ाव होता है। करेंसी में हो सकता है आप इन कैश अगर रखो तो हो सकता है वो कभी करेंसी चेंज हो जाए, मतलब वो ब्लैक मनी कही जाएगी। तो ऐसे में लोग ऐसी संपत्तियां रखते हैं, या फिर कोई देश हो वो ऐसा मुद्रा रखते हैं जो या तो बहुत ज़्यादा सिक्योर हो या कभी ना ख़त्म होने वाला हो। मतलब उन्हें ये लगता है कि अगर हमारा देश डूब भी गया तब भी ये करेंसी हमारे पास है जो हमको बचा लेगी। तो इसीलिए लोग विदेशी मुद्राओं का भंडारण करते हैं या विदेशी संपत्तियों का भंडारण करते हैं।
ऐसे में जो देशों की अगर बात करें देश के लेवल पर, तो देश जो है विदेशी मुद्रा भंडारण करते हैं और कुछ गोल्ड वगैरह रखते हैं। तो इस मामले में डॉलर डोमिनेंस कर रहा है बहुत पहले से, 60 के दशक से अभी भी ये टॉप पर ही है। लेकिन यहाँ पर पूछा गया है दूसरा सबसे बड़ा स्थान किसका आ गया है, तो दूसरे में भी रिसेंटली चेंजेस हुआ है। अब तक यूरो दूसरा सबसे बड़ा होता था, लेकिन अब यूरो को पिछाड़ दिया है किसने, सोना ने। तो सोना बन गया है दूसरा सबसे बड़ा वैश्विक संपत्ति वाला, स्टोरेज वाला, भंडारण वाला एक मुद्रा तो नहीं कहेंगे, संपत्ति कह सकते हैं, ठीक है ना। मतलब लोग अब गोल्ड को ज़्यादा स्टोर कर रहे हैं। यूरो पर कम भरोसा है, गोल्ड पर ज़्यादा लोगों को भरोसा है, और पहले नंबर पर तो डॉलर है। तो यानी कि जो भी देश मुद्रा का भंडारण कर रहे हैं विदेशी मुद्रा भंडारण में, उसमें सबसे ज़्यादा वो यूएस डॉलर रख रहे हैं, दूसरे स्थान पर सोना को रख रहे हैं, और तीसरे स्थान पर यूरो को रख रहे हैं। ऐसा नहीं कि केवल यूएस डॉलर ही रखा जाता है, फॉरेक्स रिजर्व में यूएस डॉलर भी रखा जाता है, लोग गोल्ड भी रखते हैं देश, और लोग और भी करेंसियाँ रखते हैं, जिससे मान लो किसी से कभी भी कोई हो, आपने देखा था रसिया यूक्रेन युद्ध हुआ था, तो डॉलर जो है ना, डॉलर पर स्विफ्ट बैन लगा दिया गया था, स्विफ्ट सैंक्शन लगा दिया था यूएसए ने। स्विफ्ट सैंक्शन क्या होता है, स्विफ्ट एक ऐसा संस्थान है कह सकते हो जो जो डॉलर में ट्रांजेक्शन्स कराता है देशों का। मतलब ये इसको नोट डाउन कर लो, बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ है स्विफ्ट, है ना। जब कोई आप यूएस डॉलर करेंसी इंडिया में मंगाते हो, जैसे चाहे यूट्यूबर हो, चाहे ट्विटर के यूज़र हो, या फेसबुक के, मतलब जो भी इन सब सोशल मीडिया ऐप्स के थ्रू कमाते होंगे, उनको भी अपना स्विफ्ट अकाउंट उनको देना होता होगा, ठीक है, क्योंकि करेंसी इसी के चेंज होती है थ्रू। तो ये डॉलर को चेंज कराता है रीजनल करेंसी में। अब स्विफ्ट सैंक्शन लगा दिया है रसिया पर अमेरिका ने। इसके बाद रसिया के पास जितना भी डॉलर का भंडारण था वो सब कूड़ा हो गया, क्योंकि उसके बाद वो डॉलर में परचेज ही नहीं कर सकता कुछ किसी भी देश से। तो इसीलिए ये सबसे खतरनाक माना जाता है। इसीलिए लोग जो है ना अपने स्टोरेज को डाइवर्सिफाई करते हैं। लोग डॉलर भी रखेंगे, लोग सोना भी रखेंगे, लोग यूरो भी रखेंगे। आपने देखा पिछले कुछ महीनों में आरबीआई ने बहुत कई हज़ार टन खरीदे सोना स्टोरेज करने के लिए, क्योंकि हम लोग को अपना जो विदेशी मुद्रा भंडारण है, जिसे कहते हैं फॉरेक्स रिजर्व, उसे डाइवर्सिफाई करके रखना होगा। खैर ये तो आप बात समझ गए हो। परसेंटेज भी देख लो, दुनिया भर में 46% अकेला इकलौता डॉलर का लोग वैश्विक भंडारण करके रखे हैं। सोना 20% के साथ दूसरे पर आ गया है, 16% के साथ यूरो तीसरे पर है, ठीक है। चलिए अगला, भारत में पूर्णतः कार्यात्मक साक्षर बनने वाला तीसरा राज्य कौन बन गया है। भारत में पूर्णतः कार्यात्मक साक्षर, मैंने आपको बताया था ना, सबसे पहले बना था लद्दाख, वो तो केंद्र शासित प्रदेश था, और पहला पूर्ण राज्य बना था मिजोरम, इसके बाद गोवा बना था, और अब देखो बन गया है त्रिपुरा, ठीक है। तो पहला पूर्ण राज्य, फर्स्ट पूर्ण राज्य मिजोरम बना था, दूसरा पूर्ण राज्य गोवा, तीसरा पूर्ण राज्य त्रिपुरा। सबसे पहले कौन बना था पूछा जाएगा, तो सबसे पहले लद्दाख बना था, ये बात याद रखना। सबसे पहले कौन बना था, तो सबसे पहले लद्दाख बना था। अब चूंकि लद्दाख है केंद्र शासित प्रदेश, इसीलिए उसे पूर्ण राज्य कह नहीं रहे हैं। पहला पूर्ण राज्य मिजोरम बना था, तो तीसरा बन गया है त्रिपुरा, ये आप आर्टिकल में देख पाओगे। तो देश का चौथा है, अगर केंद्र राज्य दोनों को मिला दिया जाए तो, वैसे में पूर्ण राज्य में तीसरा है। ये उल्लास योजना के तहत किया जाता है। कार्यात्मक में पूर्णतया साक्षर, मतलब जो भी आप वर्क कर रहे हो उस वर्किंग में पूरी तरीके से सभी लोग जो है वो साक्षर हैं, ठीक है, मतलब पढ़े लिखे हैं। त्रिपुरा आया है, त्रिपुरा के बारे में जान लो। त्रिपुरा ये रहा मैप में, 3 तरफ से घिरा हुआ है त्रिपुरा, ये रहा 3 तरफ से बांग्लादेश से घिरा हुआ है, ठीक है, 3 तरफ से बांग्लादेश से। इसके अलावा ये अपना बॉर्डर असम से भी लगाता है, ठीक है। इसके अलावा इधर मिजोरम से लगाता है। अगरतला राजधानी होती है। मनिक साहा बीजेपी पार्टी से सीएम है, और इंद्रसेन रेड्डी ये यहाँ के गवर्नर हैं। कमल सागर झील, रुद्र सागर झील, अमर सागर झील इत्यादि यहाँ पर झीलें हैं। क्लाउडेड लेपर्ड नेशनल पार्क ये बहुत पूछा जाता है, इसे याद रखना। बाइसन राष्ट्रीय उद्यान भी पूछा गया है कई बार। राजबरी नेशनल पार्क भी है। इसके अलावा यहाँ पर 8 जिले हैं, 60 सीटें हैं विधानसभा में, 2 लोकसभा में, और 1 सीट जाती है राज्यसभा में यहाँ से। अगला, वैश्विक सतत विकास लक्ष्य रैंकिंग, ग्लोबल सस्टेनेबल डेवलपमेंट गोल्स रैंकिंग बहुत इंपॉर्टेंट रैंकिंग होती है, क्योंकि इससे पता चलता है कि देश किस प्रकार से बढ़ रहा है, सतत विकास कर रहा है कि नहीं। तो ग्लोबल सस्टेनेबल डेवलपमेंट गोल्स रैंकिंग 2025 की जारी हो गई है। इसमें भारत आ गया है 99वें स्थान पर। पहली बार ऐसा हुआ है भारत जब
पहली बार ऐसा हुआ है जब भारत टॉप 100 में इंटर किया है, टॉप 100 में इंटर किया है, पहली बार हुआ है। भारत पहुंच गया है 99वें स्थान पर सस्टेनेबल डेवलपमेंट गोल्स रैंकिंग में, आप देख सकते हो। ठीक है, यूएन के द्वारा ये जारी किया जाता है, किसके द्वारा? यूनाइटेड नेशन के द्वारा जारी किया जाता है। पहले पर फिनलैंड है, दूसरे पर स्वीडन है, तीसरे पर डेनमार्क है। इसमें 17 गोल्स डिसाइड होते हैं, ठीक है ना, 17 गोल्स होते हैं। ये हुआ ना सस्टेनेबल डेवलपमेंट गोल्स जिन्हें कहते हैं। इन 17 पैमानों पर देखा जाता है कि कौन सा देश किस प्रकार से प्रगति कर रहा है, तो फिर ओवरऑल आकर के दी जाती है रैंकिंग। अब यूएन जारी करता है, तो यूएन के जितने सदस्य देश हैं सभी इसमें शामिल होते हैं। यूएन में टोटल 193 देश हैं, ये याद रखना। 193वां देश कौन सा है? दक्षिण सूडान। कौन सा? साउथ सूडान। ठीक है, खैर भारत के पड़ोसी देशों की रैंकिंग यहाँ पर है, आप इसको देख सकते हो। अगला महत्वपूर्ण सूचकांक और देख लेते हैं जो पिछले दिनों में आए हैं। वैसे तो मैं आपका रिवीजन जो सीरीज स्टार्ट किया हूँ टॉपिक वाइज, उसमें पूरा इंडेक्स बताऊंगा ही बताऊंगा पिछले एक साल का, लेकिन फिर भी पिछले कुछ का रिवीजन तो यहाँ ही कर लो। जैसे क्यूएस वर्ल्ड यूनिवर्सिटी रैंकिंग में सर्वाधिक संस्थान के मामले में भारत चौथे स्थान पर आ गया है। IEA यानी इंटरनेशनल एनर्जी एजेंसी, इसके मामले में विद्युत उत्पादन में भारत तीसरे पर है। एनर्जी ट्रांजिशन इंडेक्स में भारत 71वें पर है। ग्लोबल जेंडर गैप में 131वें पर, और जलवायु परिवर्तन प्रदर्शन सूचकांक में 10वें पर। यूएनडीपी का मानव विकास सूचकांक ह्यूमन डेवलपमेंट इंडेक्स, ये भी बहुत पूछा जाता है, ये 130वें पर भारत है। विश्व प्रसन्नता सूचकांक 118 पे, मुक्त भाषण सूचकांक 24वें पर, और ग्लोबल टेररिज्म इंडेक्स 14वें स्थान पर है भारत। क्लियर है ना? अब वीडियो में आगे बढ़ूँ इससे पहले एक जरूरी बात है साथियों, महा बचत सेल शुरू होने जा रहा है टेक्स्ट बुक का 27 जून से 30 जून तक, तो यानी कि कल से ये शुरू होगा। ठीक है ना, कल नहीं परसों से 27 जून से शुरू होगा। इस बार के सेल में खास ये है कि 1 ईयर के पास प्रो लेने पर आपको 2 ईयर का वैलिडिटी वाला पास प्रो मिल जाएगा। अगर आप 12 बजे से रात से 1 बजे रात के बीच में लेते हो तब, तो बिल्कुल तैयार रहिएगा आप लोग 12 AM से 1 AM के बीच में 27 जून को, और MGT कूपन कोड यूज़ करेंगे तभी आपको ये मिलेगा, तो इसीलिए ध्यान रहे जब भी आप टेक्स्ट बुक पास प्रो लेने जाओ तो MGT कूपन कोड जरूर यूज़ करो। तो महाबचत सेल 27 से शुरू होगी, ये बात ध्यान रखना। अगला क्वेश्चन देखते हैं, किशोरियों को सशक्त बनाने के लिए केंद्र सरकार ने यूपी के किस जिले से नव्या योजना शुरू करने की घोषणा की? नव्या योजना ये उत्तर प्रदेश के सोनभद्र जिले से शुरू होगा, उत्तर प्रदेश के सोनभद्र जिले से शुरू होगा। केंद्र सरकार की योजना है नव्या योजना। नव्या योजना क्या करेगी? नव्या योजना के तहत जो बालिकाएं हैं, किशोरियां हैं, उनको स्किलफुल बनाया जाएगा। ठीक है, मतलब 10th पास की जो भी बालिकाएं हैं उनको कौशल विकास संस्थान के द्वारा कौशल विकास के जरिए सशक्त और आत्मनिर्भर बनाने पर फोकस किया जाएगा, उनको ऐसे स्किल्स सिखाई जाएंगी। तो 16 से 18 साल तक की जो लड़कियां हैं 10वीं पास हैं उनको ये इसके तहत रखा जाएगा। तो पूर्वोत्तर सहित 29 राज्यों के 27 जिलों में अभी लागू किया जाएगा। शुरुआत कहाँ से हुई है? शुरुआत उत्तर प्रदेश के सोनभद्र जिले से हुई है। किसके द्वारा हो रहा है? तो महिला एवं बाल विकास मंत्रालय के द्वारा और कौशल विकास एवं उद्यमिता मंत्रालय के द्वारा, मतलब 2 मंत्रालय मिल करके ये शुरू कर रहे हैं। कौन सी योजना? नव्या योजना। नव्या योजना क्लियर है? ये याद रखना, पूछा जाता है कि कौन से डिस्ट्रिक्ट से शुरू किया गया, तो सोनभद्र डिस्ट्रिक्ट से शुरू किया गया है। ठीक है, अगला, सेना देशों में 150 टेस्ट विकेट लेने वाले पहले एशियाई गेंदबाज कौन बने? सेना देशों में, सेना मतलब होता है साउथ अफ्रीका, इंग्लैंड, न्यूजीलैंड और ऑस्ट्रेलिया, ये 4 महत्वपूर्ण देश माने जाते हैं क्रिकेट की दुनिया में, भारत को छोड़ करके। मतलब अगर कोई भारतीय खिलाड़ी है, तो भारतीय अगर खिलाड़ी है और इन 4 देशों में अच्छा प्रदर्शन करता है तो उसे कहते हैं कि सेना देशों में इसने बढ़िया प्रदर्शन कर लिया, मतलब वो बहुत अच्छा माना जाता है। क्योंकि यहाँ की पिच जो है ना वो थोड़ा सा एक ही टाइप की हैं, ये सारी की सारी पिचें थोड़ा सा फास्ट बोली जाती हैं। तो सेना मतलब साउथ अफ्रीका, इंग्लैंड, न्यूजीलैंड और ऑस्ट्रेलिया, इन 4 देशों में 150 टेस्ट विकेट लेने वाले एशिया के पहले गेंदबाज बन गए हैं। कौन? जसप्रीत बुमराह। ठीक है, जसप्रीत बुमराह ने 150 टेस्ट विकेट लिया हुआ है सेना कंट्रीज में, आप देख लो ये हेडिंग। तो इन्होंने किसको पीछे कर दिया है? अब इन्होंने 150+ विकेट लेकर के भारत के ही जहीर खान, अनिल कुंबले और कपिल देव को पीछे कर दिया है। अब ये आ गए हैं इतने पर, अभी 5 विकेट लिया। अच्छा, सबसे ज़्यादा फाइफर लेने वाले भी ये बुमराह बन गए हैं। आगे देखते हैं, एशिया पैरा बैडमिंटन चैंपियनशिप 2025 में भारतीय बैडमिंटन खिलाड़ियों ने 27 पदक जीते। ये कहाँ आयोजित हुआ था? मतलब एशिया पैरा बैडमिंटन चैंपियनशिप कहाँ आयोजित हुआ था?
ये आयोजित हुआ साथियों थाईलैंड में। इसमें भारतीय खिलाड़ियों ने 27 मेडल जीते हैं, टोटल 27 मेडल्स जीते हुए हैं। इन 27 में 4 ही गोल्ड आया है। अमूमन आप देखते हो कई बार गोल्ड ज़्यादा रहते हैं ना अपने, लेकिन यहाँ पर 4 गोल्ड आया, 10 सिल्वर मेडल आया, 13 ब्रॉन्ज मेडल आया है, कांस्य पदक आया है। तो थाईलैंड में आयोजित किया गया था। अच्छा, एक चीज़ और याद रखना, नीतीश कुमार का नाम। नीतीश कुमार जो है 3 गोल्ड जीते हैं। एक आप देखो 4 गोल्ड आया टोटल, उसमें 3 गोल्ड अकेले इस बंदे ने दिलाया है। तो 17 से 22 जून के बीच में ये आयोजित किया गया। एक टेस्ट में 2 शतक लगाने वाले दूसरे विकेट कीपर कौन बन गए? एक ही टेस्ट मैच में 2 पारी होती हैं, दोनों पारियों में टेस्ट शतक लगाया है। किसने? ऋषभ पंत ने। ऋषभ पंत आप जानते हो भारतीय टीम के अभी उप कप्तान बने हुए हैं। इन्होंने 2 बार शतक लगाया, दोहरा शतक ना समझ लेना, 2 बार शतक, क्योंकि टेस्ट में 2 पारियां होती हैं, तो दोनों ही पारियों में शतक लगाया इन्होंने। ठीक है, तो भारतीय विकेट कीपर बल्लेबाज हैं ये, और हेडिंगले लीड्स में खेला गया इंग्लैंड के खिलाफ इन्होंने ये किया हुआ है। अब दूसरे विकेट कीपर बल्लेबाज बने हैं, तो पहले कौन बना है? पहले एंडी फ्लावर है। ठीक है, मतलब अगर भारतीयों में बात किया जाए तो ये पहले भारतीय बने हैं। यहाँ पहले भारतीय कर दो, पहले भारतीय कर दो, और ओवरऑल दूसरे दुनिया के एंडी फ्लावर के बाद। अगला, कितने बार के ओलंपिक पदक विजेता ललित उपाध्याय ने अंतर्राष्ट्रीय हॉकी से हाल ही में संन्यास ले लिया? ललित उपाध्याय का अंतर्राष्ट्रीय हॉकी से संन्यास हुआ है। इन्होंने 2 बार ओलंपिक मेडल जीता था, 2 बार की हॉकी मेडल टीम की विजेता टीम के ये हिस्सा रहे थे। हॉकी में मेडल आया था। ठीक है, इंटरनेशनल हॉकी में आप जानते हो हॉकी में 8 बार गोल्ड जीत चुका है इंडिया। सबसे ज़्यादा अगर मेडल आया हो ओलंपिक में तो हॉकी से आया है इंडिया के। ललित उपाध्याय अंतर्राष्ट्रीय हॉकी से संन्यास लिए हैं, 2 बार के ओलंपिक पदक विजेता रहे हैं। टोक्यो 2020 ओलंपिक में और 2024 के पेरिस ओलंपिक में आप जानते हो दोनों में ही ब्रॉन्ज मेडल आया था इंडियन मेंस हॉकी टीम का। ठीक है ना, दोनों में ब्रॉन्ज जीती थी, 2024 और 2020 वाले के ओलंपिक में। 2014 में इन्होंने पदार्पण किया था, और उसके बाद वाराणसी से हैं, उत्तर प्रदेश के। ठीक है, भारत के लिए 183 मैच खेले हुए हैं, 67 गोल किए हुए हैं इन्होंने अपने पूरे करियर में। अगला, जून 2025 में किस राज्य सरकार ने ट्रांसजेंडर कम्युनिटी को अब ओबीसी का दर्जा देने की घोषणा की? जितने भी ट्रांसजेंडर्स होंगे उनको ओबीसी कैटेगरी का दर्जा दिया जाएगा। इससे क्या होगा? ट्रांसजेंडर कम्युनिटी जो है थोड़ा सा और कनेक्ट हो पाएगी, हर विभागों में उन्हें आरक्षण मिलेगा, उनके लिए सीटें भी रिजर्व रहेंगी। जो भी असम राज्य में ओबीसी को फीचर्स, सुविधाएं, आरक्षण मिलता है, रिजर्वेशन मिलता है, वो सब अब मिलेगा ट्रांसजेंडर कम्युनिटी को भी। ठीक है, तो असम राज्य ने ये फैसला लिया हुआ है। तो ट्रांसजेंडर कम्युनिटी के लिए काफ़ी बड़ा फैसला है। इसके अलावा 50% रिजर्वेशन भी इन्होंने सुपरवाइजर पोस्ट पर भी कर दिया है, आंगनवाड़ी जैसे। तो यहाँ पर देखो, महिला एवं बाल विकास विभाग के तहत आंगनवाड़ी कार्यकर्ताओं के लिए पर्यवेक्षक स्तर पर 50% आरक्षण। ट्रांसजेंडर व्यक्तियों को शिक्षा और रोजगार में आरक्षण का लाभ मिलेगा। अब असम आया है, असम के बारे में जान लेते हैं। असम यहाँ पर आपको दिख जाएगा, दिसपुर इसकी राजधानी है। हेमंत बिस्वा शर्मा बीजेपी पार्टी से हैं, यहाँ के सीएम। गवर्नर हैं लक्ष्मण प्रसाद आचार्य। हफलोंग, चंडूबी, डिघाली पुखरी, शिवसागर, तमरंगा, डिगबोई, दिप्योर, सोनबिल, देहिंग लेक, ये सब प्रमुख झीलें हैं, बहुत सारी झीलें यहाँ पर। यहीं पर साथियों यहीं पर एक है ना, एक है नदी द्वीप, माजुली नदी द्वीप है। माजुली की खास बात यह है कि ये दुनिया का सबसे बड़ा नदी द्वीप है। ब्रह्मपुत्र नदी पर ये माजुली द्वीप बनता है। ब्रह्मपुत्र नदी क्योंकि 8 किलोमीटर चौड़ी हो जाती है असम में, तो इसी पर नदी द्वीप बनता है माजुली, और ये माजुली दुनिया का सबसे बड़ा नदी द्वीप है, ये याद रखना। ठीक है, यहाँ पर 7 नेशनल पार्क हैं, रायमोना, काजीरंगा, मानस, नामेरी, औरंग, डिब्रूगढ़, सैखोवा, देहिंग, पटकाई। इसमें काजीरंगा को याद रखना, एक सींग वाले गैंडे के लिए भी प्रसिद्ध है, और सैटेलाइट फ़ोन का यूज़ करने वाला भी ये नेशनल पार्क है। काजीरंगा नेशनल पार्क यूनेस्को का भी धरोहर साइट है। 35 जिले हैं, 126 विधानसभा में सीटें हैं, 14 लोकसभा में और 7 राज्यसभा में यहाँ से सीट जाती है। पूर्वोत्तर के जितने भी राज्य हैं सबसे अपना बॉर्डर शेयर करता है। सब राज्य कभी न कभी इसी से अलग हुए हैं। ठीक है, अहोम साम्राज्य से ही। तो ये थे साथियों आज के दिन के टॉप 10 करंट अफेयर क्वेश्चंस। आई होप आपको वीडियो पसंद आई होगी। पसंद आई है तो इसे लाइक और शेयर कीजिए। एक और ज़रूरी बात, आरआरबी एनटीपीसी के लिए ये जो सीरीज चलाई गई और भी बाकी एग्जाम्स के लिए, इन सभी एग्जाम्स के लिए जो सीरीज चलाई गई है टॉपिक वाइज करंट अफेयर की, इसको आप फॉलो कीजिए। रात में 9 बजे मिलिए और आपको ये डेली क्लास मिलेगी। ठीक है,
इसके अलावा संकल्प बैच से भी वगैरह से आप जुड़ सकते हैं। हम लोग बात करेंगे लास्ट डे के क्वेश्चन से। लास्ट डे मैंने आपसे पूछा था क्यूएस वर्ल्ड यूनिवर्सिटी रैंकिंग में किस संस्थान ने दुनिया के सर्वश्रेष्ठ स्थान दिया गया, तो मैसाचुसेट्स इंस्टीट्यूट ऑफ टेक्नोलॉजी यूएसए का ये टॉप पर रहा था। ठीक है, जून में 2025 में द्रौपदी मुर्मू जी राष्ट्रपति जी ने राष्ट्रपति उद्यान की आधारशिला रखी देहरादून उत्तराखंड से। आज आपको क्या बताना है, इंडिया पोस्ट पेमेंट बैंक का हेडक्वार्टर कहाँ है। इसके अलावा किस संघ शासित प्रदेश में विधानसभा नहीं है, किस केंद्र शासित प्रदेश में विधानसभा नहीं है, कमेंट करके बताइएगा। थैंक यू सो मच यहाँ तक वीडियो देखने के लिए। वीडियो को लाइक और शेयर ज़रूर कर दिया करो, एक प्यारा सा कमेंट छोड़ दिया करो। बाकी आपको कोई भी अगर सहायता चाहिए किसी प्रकार की ई बुक कोर्स वीडियो तो आप व्हाट्सएप कर सकते हैं। थैंक यू सो मच। जय हिंद, वंदे मातरम।